साल 2025 की तैयारी करनी ज़रूरी है क्योंकि 2024 अब ख़त्म हो रहा है और अगले साल भी आपको इक्विटी मार्केट में रिटर्न तो बनाना ही है। अब ये करेंगे कैसे? ये करने के लिए आपको फंडामेंटल्स चाहिए, आपको टेक्निकल्स चाहिए, आपको लेवल्स चाहिए, आपको ये समझना होगा कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा। और जब आंकड़ों की बात आती है तो ज़रूरी होता है किसी ऐसे इंसान से आप समझें मार्केट को, जो आंकड़ों से ही मार्केट को देखते हो, आंकड़ों से ही मार्केट को बताते हो। मेरे साथ ऐसे ही एक मेहमान है, मेरे साथ है श्रीकांत चौहान जो हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं कोटक सिक्योरिटीज के। श्रीकांत जी, आप हमेशा से आंकड़ों को बहुत सटीक तरीके से बताते रहे हैं, तो इस बार 2025 में मार्केट को अगर मैं समझना चाहूँ निफ्टी के आंकड़ों में, तो क्या लेवल्स आप देख रहे हैं और किस केस में वो क्या लेवल्स होंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए, अगर सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ना लाजमी है क्योंकि हमने ये रिटर्न्स देखे हैं पिछले 3 साल से। और जो पिछला ईयर था, प्रीवियस ईयर था, वो तो आप देखो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स देखे गया है। बट हमें लगता है कि ये साल उतने रिटर्न्स हम शायद एक्सपेक्ट ना करें तो अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिटर्न्स नहीं आ सकते, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अभी भी लिक्विडिटी इनफ्लो वैसे का वैसे बना हुआ है और उतना ही कॉन्फिडेंस अभी भी रिटेलर्स को है। तो हमें ये लग रहा है कि अगर हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि अगर हम जो निफ्टी की जो ईपीएस होती है, अगर हम उसे देखें, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें 13 से 14% का ग्रोथ मिल सकता है आने वाले साल के लिए। यानी कि FY27 को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे ही हम टारगेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या करता है ना कि 1 ईयर फॉरवर्ड के अर्निंग्स को डिस्काउंट करने लगता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 26 को डिस्काउंट कर लिया है। अभी जो फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस है 27 पे, और या अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने उसे डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ट्रिगर्स आ रहे हैं मार्केट में, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो 27 के अर्निंग्स जो हमें एक्सपेक्टेड है, नियरली 1372 का हमें ईपीएस एक्सपेक्टेड है, विच इज़ 14% आई कैन से गेन और राइज ऑन द प्रीवियस ईपीएस। अगर ये बात है तो हम 17.8 टाइम्स के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो 17 टाइम्स या 18 टाइम्स के मल्टीपल्स पे मार्केट एक डिसेंट लेवल पे रहता है, यानी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्योंकि 20 और 22 के ब्रैकेट में जैसे ही मार्केट आता है मल्टीपल्स के बेसिस पे, वहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं। तो करंट लेवल्स पे अगर किसी का अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि मार्केट कम से कम 26,100 के लेवल्स दिखा सकता है, जो बेस केस में है। यहाँ से भी हमें अच्छा खासा रिटर्न दिख सकता है। और अगर ये 5-6% का अगर रिटर्न हमें निफ्टी पे दिख रहा है, तो आप स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तकरीबन हो जाता है 15-20% के करीब, क्योंकि स्टॉक्स का बीटा बहुत हाई होता है। बट अगर बुल केस सिनेरियो की अगर बात करें, अगर बहुत सारे जो थिंग्स या जो हेडविंड्स है अगर वो पॉजिटिवली टर्न होते हैं, तो फिर शायद हम बुल केस में 28,800 का भी लेवल्स देख सकते हैं। बिल्कुल। और मैं यही आपसे सुनना भी चाहता था क्योंकि आप नंबर्स जब बताते हैं तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस दर्शकों के अंदर जाता होगा निश्चित तौर पे। एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी या फिर मार्केट के चलने के लिए, वो होता है रिजल्ट्स का, अर्निंग्स का। पिछला जो क्वार्टर रहा वो काफ़ी कमज़ोर रहा। अगर आप देखें तो गाइडेंस भी आईटी कंपनियों की तरफ से जो गाइडेंस भी आई है वो काफ़ी ग्रेजुअल रिकवरी की गाइडेंस है कि धीरे-धीरे रिकवरी दिखेगी, कमज़ोर है गाइडेंस भी। सो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स अगले 2-3 क्वार्टर में रिकवर कर जाएगी या फिर अभी थोड़ा वक्त लगेगा अर्निंग्स की रिकवरी में? देखिए, हमें लगता है कि थर्ड क्वार्टर में भी अर्निंग्स को बहुत ज़ोर से रिकवर करना उतना आसान नहीं है। और शायद मैं कहूँगा कि स्ट्रीट भी इसे काफ़ी क्लोज़ली देखेगी। और नो डाउट कि काफ़ी सारे अज़म्पशंस है और काफ़ी सारा थॉट है कि बिकॉज़ ऑफ दिस वेडिंग, बिकॉज़ ऑफ फेस्टिवल सीज़न एंड जनरली हमने देखा है कि थर्ड क्वार्टर के लास्ट में कुछ गवर्नमेंट कैपेक्स भी आने की शुरुआत हो जाती है। तो इस बार गवर्नमेंट का कैपेक्स भी एक्सपेक्टेड है और साथ ही और उनके पास कुशन भी है। उन्होंने जो पिछले 6 महीने में जो स्पेंड किया है उस कंपैरिज़न में अगर वो आने वाले कुछ 6 महीने में अगर उतना अगर उनका स्पेंडिंग बढ़ाते हैं टुवर्ड्स आई एम टू से कैपेक्स अगर बढ़ाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा हेडरूम है। काफ़ी बड़ा वो कैपेक्स कर सकते हैं। और अगर ये अगर ट्रू होता है, अगर ये रियलिटी में अगर हम वैसा ही उतना ही अगर कैपेक्स देखते हैं, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा बूस्टर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें लगता है कि जो इन्फ्लेशन है, उस फ्रंट पे अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन कम होने वाला है, जो वो एक्सपेक्टेशंस है। तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस ये है कि अभी हमने पिछले मंथ में इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा बिकॉज़ ऑफ
फूड इन्फ्लेशन, बट आने वाले महीनों में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट हो सकता है। और साथ ही साथ अगर जीडीपी जैसे हमने देखा कि जो काफ़ी कमज़ोर आया था पिछले क्वार्टर में, अगर हम उसे कंसिडर करें तो गवर्नमेंट शायद आने वाले दिनों में रेट कट का भी एक केस हो सकता है, यानी कि आरबीआई जो है वो रेट कट भी कर सकती है। अगर ये सब सिनेरियो अगर बनते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में रिवाइवल हमें देखने मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो थर्ड क्वार्टर से भी ज़्यादा फोर्थ क्वार्टर के लिए है। थर्ड क्वार्टर में मुझे लगता है कि स्ट्रीट काफ़ी क्लोजली देखेगी कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, वॉल्यूम पिकअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इबिटा फ्रंट पे कंपनीज कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि जो दर्शक सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये बात हमने सारी समझ ली कि फंडामेंटल्स कैसे हैं और मार्केट जाएगा। लेकिन अब वो सेक्टर्स को समझना चाहते होंगे कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ इस वक़्त आप बुलिश हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं? और क्या कोई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ से बिल्कुल भी दूर रहना है कि यहाँ तो नहीं जाना है, यहाँ हाथ जल सकता है? तो देखिए हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर पूरे ब्रॉडर मार्केट को देखें तो लगता है कि बीएफएसआई सेक्टर ये अभी भी काफ़ी, यानी कि बैंक्स स्पेशली अगर आप इसमें देखें तो बैंक्स में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट और भी आ सकता है, क्योंकि कई सारे बैंक्स अभी भी अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे फंडामेंटली देखा जाए तो अपसाइड काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। तो लार्ज बैंक्स के लिए दूसरा बेनिफिट ये है कि रेपो रेट कट अभी हुआ है तो लिक्विडिटी बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी उनका जो लेंडिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। और अगर ये सब अगर होता है और अगर आप देखें तो ओवरऑल जो लोन ग्रोथ था वो कुछ कम हुआ था, और वो जो लोन ग्रोथ फ्रॉम 16% टू 13% आया था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो उतनी लिक्विडिटी सिस्टम में नहीं थी, अभी लिक्विडिटी सिस्टम में लिक्विडिटी आ गई है। तो जो ओवरऑल बैंक्स का जो फोकस था लाइबिलिटी साइड पे कि वो डिपॉजिट को इंटैक्ट रखेंगे और डिपॉजिट को जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसको गिरने नहीं देंगे, तो वहाँ पे जो फोकस है वो थोड़ा सा कम होगा और लोन ग्रोथ बढ़ सकता है। तो ये इन अ वे बेनिफिट करेगा टू बैंक्स। तो हमें लगता है कि बीएफएसआई सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है। यूएस में से जितनी भी कमेंट्री आएगी टू फॉर देयर इकोनॉमी, क्योंकि ब्रॉडर इकोनॉमी अगर आप देखें तो यूएस की इकोनॉमी भी काफ़ी डिपेंडेंट है ऑन मैग्निफिशेंट सेवन कंपनीज है, तो अगर आप देखा जाए तो टेक्नोलॉजी साइड पे अगर वहाँ से अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, तो उसका बेनिफिट आईटी सेक्टर को होगा और इनडायरेक्टली हमारे आईटी सेक्टर को भी उसका बेनिफिट जाएगा, क्योंकि उनका डॉलर भी स्ट्रांग होगा, हमारी करेंसी वीक होगी, तो देयर आर लाइक नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर आईटी। तो आईटी कैन डू वेल, ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट येस मॉडरेट रिटर्न तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो बैंकिंग और आईटी, ये 2 सेक्टर्स आपने पिक किए। क्या कोई ऐसा सेक्टर जिससे दूर भी रहना है? हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई सेक्टर अगर स्पेसिफिकली जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा फोकस कम होना चाहिए, वो अभी भी हमें लगता है कि कंजम्पशन स्टॉक्स में हमारा फोकस थोड़ा कम होना चाहिए। हमें देखना है कि ये जो कंजम्पशन आने वाले क्वार्टर में पिकअप होता है कि नहीं होता है। वो क्यों नहीं हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कंजम्पशन अगर पिकअप होता है आने वाले क्वार्टर में, वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि उस वक़्त पॉसिबल है कि शायद हमें कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो थोड़ी कॉस्टली हो सकती है इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल इट इज़ ओके। क्योंकि अभी अगर कंजम्पशन अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी अगर दिखाई नहीं देता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो सबसे बड़ी मार कंजम्पशन सेक्टर पे ही पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि एफएमसीजी से थोड़ा दूर रहे, हमें देखना पड़ेगा थर्ड क्वार्टर के नंबर्स और उसके बाद हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर पे व्यू लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा श्रीकांत सर, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप टेक्निकल, आपने बहुत लंबे समय तक मार्केट में जो है वो टेक्निकल सलाह दी है लोगों को। अब ये जो समय है पिछले 2-3 साल का, वो ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोग डेरिवेटिव्स में आ गए हैं ट्रेड करने, वीकली ऑप्शंस की वजह से। हालांकि अब मार्केट कर्व कर रहा है, रेगुलेटर कर्व कर रहा है और लोग बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कई सारे लोग अभी भी हैं जो टेक्निकल समझे बिना डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। उनको 2025 के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी आपके इतने बड़े अनुभव के बाद? नहीं तो देखिए, अगर आपको मीन्स मैं कहूँगा और मैं हमेशा कहता रहता हूँ हमारे क्लाइंट्स को या जो भी अ, हमारे इवेंट्स होते हैं, उसमें हम यही कहते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इस मार्केट में, तो ट्रेडिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन आप कंसीडर कीजिए। आपको यहाँ पे आके जस्ट गैम्बलिंग नहीं करना है। आपके पास कुछ बेसिस, कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप किसी एडवाइज़र के साथ लिंक हो सकते हो, ब्रोकर्स के साथ लिंक हो सकते हो जहाँ पे उनके कुछ रिसर्च आते हैं। अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच अगर फ़ॉलो करोगे, अगर आप प्रोफ़ेशनल अप्रोच फ़ॉलो करोगे, तो मुझे लगता है कि आपके रिटर्न्स इवन ट्रेडिंग में भी बन सकते हैं।
बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि ये ट्रेडिंग करने के लिए भी एक अपना खुद का स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है और मार्केट में बड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेडिंग करना ही है, तो इनिशियली आपका कैपिटल, मैं कहूँगा कि कैपिटल का जो एक पोर्शन होता है ट्रेडिंग के लिए, वो काफ़ी कम होना चाहिए। पहले आपको समझना है कि मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होता है और आपके खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है और खुद के वीकनेस क्या है। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा प्रोफेशनल अगर अप्रोच रखेंगे और इसे अगर प्रोफेशनली देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लोगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया श्रीकांत सर, आज आपने समय दिया और बात की आपने, और कई सारी चीज़ें आपने बहुत क्लियर तरीके से बताई। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सेक्टर्स कौन से चुनने चाहिए, ये भी आपने सजेस्ट किया। तो इन सारी चीज़ों के लिए और नए साल की तैयारी करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।